हेलो माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? मृदा जीवांश पदार्थ। क्लियर है? मृदा जीवांश पदार्थ जैसा कि नाम से ही विदित है, जीवांश पदार्थ मतलब मृदा जीवांश पदार्थ मतलब जो है मृदा में ऑर्गेनिक मैटर कार्बनेट जो पदार्थ है उसकी बात हो रही है। मृदा जीवांश पदार्थ मतलब कार्बनेट पदार्थ मतलब जिसमें कार्बन होता है वो कार्बनेट पदार्थ होता है, ये याद रखें। यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें सिंपल वे में, तो आप साथ ही साथ मेरे नोट डाउन करें परिभाषा। इसकी जो परिभाषा है वो क्या होती है? मृदा में पाए मृदा में पाए जाने वाले वानस्पतिक व जंतुओं के वानस्पतिक व जंतुओं के व जंतुओं के अवशेषों व जंतुओं के अवशेषों को मृदा जीवांश पदार्थ कहते हैं। को मृदा जीवांश पदार्थ कहते हैं। जीवांश पदार्थ कहते हैं। अब देखिए, जीवांश पदार्थ मतलब ये है जीवांश। शब्द आता है जीवांश। इसका मतलब क्या हुआ? जीव का अंश। जीव का अंश जिसमें है वो जीवांश है। जीव, अब जीव क्या हो सकता है? वनस्पति हो सकती है, यानी कि पेड़ पौधे हो सकते हैं, वो भी एक प्रकार का जीव है। और जंतु भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो याद रखना है, मृदा में पाए जाने वाले वनस्पति और जंतुओं के अवशेषों को मृदा जीवांश मतलब जीव का अंश जो है जिसमें कार्बन कंटेंट होता है। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां जो हैं, टहनियां हैं, जो फसल अवशेष हैं वो मृदा में गिर जाते हैं, तो उनका क्या होता है? विच्छेदन होता है, यानी कि डीकम्पोजिशन होता है। और डीकम्पोजिशन होने से जो है ह्यूमस बनती है। ह्यूमस का मतलब है कार्बोनेट पदार्थ बनता है। क्लियर है? ऐसे ही जंतु हैं। जंतु आप देखिए, जंतु यदि कहीं मर जाता है तो कुछ समय बाद आप देखेंगे, ज़्यादा ज़्यादा महीना, 2 महीना, 3 महीने बाद आप देखेंगे जो जंतु मरा हुआ पड़ा था, जिसको आपने जो है बहुत पहले देखा था, वो पूरा का पूरा मृदा में मिल चुका है। हड्डियां हड्डियां बच रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? उस जंतु का क्या हुआ? विच्छेदन हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ। डिकम्पोजिशन या विच्छेदन जो है कौन करता है? जीवाणु करते हैं, सूक्ष्म जीव करते हैं। उन सूक्ष्म जीवों से क्या हुआ भाई? मृदा में क्या हुआ? जीवांश पदार्थ बन गया, क्योंकि जीव है, जीव का अंश है, उसका विच्छेदन हुआ तो उससे क्या बना भाई? जीवांश पदार्थ बन गया। तो याद रखना है, मृदा में पाए जाने वाले वनस्पति या जंतुओं के अवशेषों को मृदा जीवांश पदार्थ कहते हैं। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि इसमें जो है जीवांश खनिज पदार्थ है ना। एक क्वेश्चन और आता है कि इसमें जो है कितना जीवांश पदार्थ पाया जाता है खनिज मृदा में। एक क्वेश्चन ये भी आता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं खनिज मृदा में खनिज मृदा में सामान्यतः सामान्यतः 0.1 से 5% है ना। खनिज मृदा में सामान्यतः 0.1 से 5% जीवांश जीवांश या कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। जीवांश या कार्बनेट पदार्थ जो है, ऐसे जीवांश या कार्बनेट पदार्थ पाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सामान्यतः खनिज मृदा बोल दो या मृदा बोल दो, देखो एक ही बात है। या तो एग्जामिनर आपको खनिज मृदा देगा या मृदा देगा, तब आपसे पूछे कि जीवांश या कार्बनिक पदार्थ कितना होता है, तो 0.1 से 5% ही पाया जाता है। इवन हमारी जो भारतीय मृदाएं होती हैं उन सभी में भी कार्बन कंटेंट, देखो जीवांश पदार्थ बोले या कार्बनिक पदार्थ बोले या कार्बन बोले, है ना, कार्बन प्रतिशत भी अगर बोलता है एग्जामिनर तो भी आप समझ जाना कि किसकी बात हो रही है? जीवांश पदार्थ की बात हो रही है। तो यदि वो कार्बन प्रतिशत भी बोले एग्जामिनर, तब समझ जाना आप कि भाई किसकी बात हो रही है। तो याद रखना है, मृदाओं में 5% से ज़्यादा कार्बन पदार्थ होता ही नहीं है, किसी भी मृदा में नहीं होता है ना। चलिए भाई, तो ये ध्यान रखें। चलो आगे बढ़ते हैं। देख लिया आपने?
फिर देखते हैं मृदा जीवांश के स्रोत कौन कौन से हैं, है ना। मृदा जीवांश के स्रोत, यदि आपसे पूछ ले भाई स्रोत कौन कौन है, आपको पता ही है स्रोत कौन है भाई, या तो पेड़ पौधे होंगे या जंतु होंगे। तो मृदा जीवांश के स्रोत, मृदा जीवांश के स्रोत जो हैं कौन कौन से होंगे भाई। यदि स्रोत की बात करें कि भाई मृदा जीवांश के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर एक तो क्या हो जाएगा, पादप स्रोत हो जाएगा, पादप स्रोत। और एक क्या हो जाएगा भाई, जंतु स्रोत, है ना भाई। या तो जंतु से प्राप्त होगा जंतु स्रोत, या पादपों के, या तो जंतुओं का जंतु जो अवशेष है उनका विच्छेदन हो रहा है, या पादप अवशेषों का विच्छेदन हो रहा है, इनसे ही मृदा का जो है जीवांश पदार्थ बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब पादप स्रोत में जो है पेड़ पौधे, जैसे बात करें तो पेड़ पौधे, पेड़ पौधे व फसलों के अवशेष, पेड़ पौधे व फसलों के अवशेष, पेड़ पौधे व फसलों के जो अवशेष हैं वो हो जाएगा। अब जैसे हरी खाद है, हरी खाद ये भी इसमें आ जाएगा, पादप स्रोत में जो है ये भी कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाता है मृदा में जो है कौन, हरी खाद। हरी खाद जो है जैसे कि ढैंचा, सनई। अब हरी खाद क्या होती है, तो हरी खाद ये होती है कि कोई भी जो फसल होती है, जैसे ढैंचा है, ढैंचा को क्या है, किसी एक खेत में ढैंचा या सनई को जो है बो दिया जाता है। फिर बोने के बाद जब ये थोड़ा सा बड़ी हो जाती है, यानी कि 25 से 30 दिन तक की ये वृद्धि हो जाती है, तब उसको जुताई करके खेत में मिला दिया जाता है, और इसे ही हरी खाद या ग्रीन मैन्योरिंग कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग। क्लियर है, तो आपको समझ में आ गया कि हरी खाद क्या है। हरी खाद ये भी अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हरी खाद में मुख्यतः रूप से कौन सी बेस्ट रहती है, तो ढैंचा और सनई का सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है हरी खाद के लिए। हालांकि हरी खाद में जो है पत्तियां भी हैं, लीफी जो प्लांट होते हैं, लीफी जो हैं उनको भी यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है हमारी फसलों की बात करें तो फसलों में हरी खाद में ढैंचा और सनई, है ना। क्लियर है, एक ग्रीन लीफ मैन्योरिन भी होती है। चलिए ये आप लिखें, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई लिख लिया। फिर देखते हैं अगला जो है बिंदु हमारा जीवांश पदार्थ का संगठन देखते हैं। थोड़ा सा क्वालिटी तो सही किया था, अभी ठीक है थोड़ी सी, है ना। चलो सही दिख रहा है। अगला है, अगला हेडिंग आप डालिए जीवांश पदार्थ का संगठन। जो जीवांश पदार्थ होता है उसका संगठन क्या होता है, जीवांश पदार्थ का संगठन, जीवांश पदार्थ का संगठन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। भाई जीवांश पदार्थ में क्या क्या होता है उसके संगठन में, देखिए जीवांश पदार्थ में एक तो कार्बनिक पदार्थ होगा और इसके अलावा जो है अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। जीवांश पदार्थ में क्या होता है, एक तो कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ, और एक क्या होते हैं लाडलो, अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। क्लियर है, तो याद रखना है एक तो कार्बनेट और एक अटार्बनेट। अटार्बनेट में कौन आ जाएंगे, अटार्बनेट में आ जाएंगे आपके जो सभी पोषक तत्व आ जाएंगे, सभी पोषक तत्व, जो पोषक तत्व होते हैं, है ना, वो सभी किस में आ जाएंगे, अटार्बनेट पदार्थ में आ जाएंगे, ये ध्यान रखना है। अब कार्बनेट पदार्थ की बात करें तो कार्बनेट पदार्थ को भी फर्दर दो भागों में जो है विभाजित किया है, एक तो नाइट्रोजन युक्त और एक जो है नाइट्रोजन रहित। क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन युक्त, और दूसरा है नाइट्रोजन रहित। एक तो नाइट्रोजन युक्त है, एक नाइट्रोजन रहित है। अब नाइट्रोजन युक्त मतलब जो है, और नाइट्रोजन रहित, नाइट्रोजन युक्त को भी विभाजित किया है और नाइट्रोजन रहित को भी विभाजित किया है। तो पहले मैं नाइट्रोजन युक्त को जो है विभाजित कर देता हूं। नाइट्रोजन युक्त को विभाजित किया है एक तो जल विलेय और एक जो है जल अविलेय।
ना, ये भी ध्यान रखना है। नाइट्रोजन युक्त को वापस से विभाजित किया है, क्या है, एक तो जल विलेय, यानी कि ऐसे तत्व जो जल में विलेय होते हैं वो जल विलेय होते हैं, ऐसे तत्व जो हैं जल में विलेय होते हैं। लिखें भाई आप इसको। हाँ भाई, क्या बता रहा था मैं, एक तो जल विलेय और एक जल अविलेय, जल अविलेय। तो नाइट्रोजन युक्त में भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्या होते हैं लाडलो, जल विलेय होते हैं और एक जल अविलेय होते हैं। अब जल विलेय में यानी कि ऐसे तत्व जो जल में विलेय होंगे और जो नाइट्रोजन युक्त है उनमें नाइट्रोजन पाया जाता है। जैसे बात करें क्या क्या हो जाएंगे, जैसे नाइट्रेट हो जाएगा आपका, इसके अलावा एमाइड हो जाएगा आपका, है ना। जल विलेय में जो है नाइट्रेट हो जाएगा, एमाइड हो जाएगा, अमोनिकल योडेट हो जाएगा, अमोनिकल योडेट हो जाएगा। इसके अलावा अमीनो अम्ल हो जाएंगे, अमीनो अम्ल हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो ये सभी जो हैं तत्व जो रहते हैं क्या है, जल में विलेय होते हैं। जल में अविलेय की बात करें तो जैसे कि पेप्टाइड्स, जल में जो अविलेय होते हैं वो पेप्टाइड, पेप्टॉन्स, पेप्टॉन्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स आदि जो उच्च अणु भार वाले होते हैं वो अविलेय होते हैं, बाकी के जल विलेय होते हैं, नाइट्रोजन युक्त जल विलेय। क्लियर है भाई यहाँ तक। तो इस चीज को आप लिखिए, फिर आगे हम बढ़ेंगे। अब हम नाइट्रोजन रहित को और देखेंगे। नाइट्रोजन रहित में कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिग्निन ये सब जो हैं तत्व आ जाएंगे, है ना। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, वीडियो पॉज करें और लिखें। अब इसमें नाइट्रोजन रहित को और देख लेते हैं कि नाइट्रोजन रहित, थोड़ा यहाँ पर बोर्ड पर मैं लिख रहा हूँ इस चीज़ को, दूसरे पेज पर नाइट्रोजन रहित, आपके पास स्पेस हो तो आप उसी स्पेस में लिख लेना। नाइट्रोजन रहित में जो है आपके जो है कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, है ना, एक तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। इसके अलावा वसा, इसके अलावा लिग्निन, लिग्निन हो जाएगा। तो याद रखना है कार्बोहाइड्रेट, वसा और लिग्निन। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में आपके क्या क्या हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा। क्लियर है, स्टार्च हो जाएगा। स्टार्च लगभग 8 से 5%। स्टार्च जो कि एक हम कह सकते हैं पॉलीसेकेराइड होता है, होमोपॉलीसेकेराइड होता है। इसी प्रकार से सेलुलोज हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा। सेलुलोज की बात करें तो ये 10 से 28% जो है होता है। कितना होता है लाडलो, 10 से 28% होता है। इसी प्रकार से जो है हेमी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज हो जाएगा। ये हेमी सेलुलोज जो है कितना होता है, 20 से 50%। कितना, 20 से 50% होता है। क्लियर है। इसी प्रकार से बसा, बसा की बात करें तो बसा कितनी होती है, 8 से 8% जो है बसा होती है नाइट्रोजन रहित यूनिट में। लिग्निन की बात करें तो 10 से 30%, 10 से 30% क्या होता है, लिग्निन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके जीवांश पदार्थ जो हैं, जीवांश पदार्थ का जो है वर्गीकरण हो गया, जिसमें हमने देखा कार्बनेट और अकार्बनेट। कार्बनेट में भी हमने दो प्रकार के देखे, नाइट्रोजन युक्त और नाइट्रोजन रहित। नाइट्रोजन युक्त में भी हमने दो प्रकार के देखे, जल विलेय और जल अविलेय। जल विलेय में कौन कौन से उदाहरण थे, एमाइड थी, इसके अलावा अमोनिकल योडिट थे, अमीनो अम्ल थे। जबकि जल अविलेय में हमने क्या देखा, प्रोटीन, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स जो हैं हमने ये देखे थे। फिर हमने जो है नाइट्रोजन रहित में देखा, कार्बोहाइड्रेट देखा, वसा देखी, लिग्निन देखी। वसा की मात्रा जो है कितनी होती है, 8 से 8% होती है। लिग्निन की मात्रा की बात करें तो 10 से 30% जो है मात्रा होती है। कार्बोहाइड्रेट में हमने देखा स्टार्च होता है, सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है, सभी उपस्थित रहते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक। तो इस चीज़ को आप लिखें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए लिखें आप जल्दी से, चलिए लिख लिया आपने, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जीवांश पदार्थों का विच्छेदन। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या आएगा, जीवांश
पदार्थों का विच्छेदन, मतलब ये जो पदार्थ हैं, जीवांश पदार्थ हैं, इनका विच्छेदन यानी कि टूटना, है ना। ऐसे याद रखो विच्छेदन का, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन। ऐसे याद रखो कि इसमें इसमें जीवांश पदार्थों के विच्छेदन में क्या होता है, इसमें जो जटिल यूनिट होते हैं, जो जटिल यूनिट होते हैं, जटिल यूनिट, उनका ब्रेकडाउन होता है। जटिल यूनिट जो रहते हैं इनका ब्रेकडाउन होता है सरल यूनिटों में, सरल यूनिटों में। यानी कि जटिल यूनिट जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन जो है अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है, तो प्रोटीन सबसे पहले अमीनो अम्लों में टूटेगी, फिर अमीनो अम्ल जो हैं अमोनिकल ग्रुप में टूटेंगे, फिर अमोनिकल ग्रुप जो है नाइट्रेट में टूटेगा, फिर नाइट्रेट नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट में टूटेगा। इस प्रकार की ये प्रोसेस चलती रहती है। मतलब जटिल यूनिट क्या हो गया, जैसे कि प्रोटीन, और किस में टूट रहा है, नाइट्राइट में टूट रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये क्या हुआ, विच्छेदन हुआ। मतलब जो बड़े यूनिट हैं वो छोटे यूनिटों में जो है टूटते हैं। किसके द्वारा टूटते हैं, सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा टूटते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं विच्छेदन क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न सूक्ष्मजीव, मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न सूक्ष्मजीव जैसे जैसे बैक्टीरिया, मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव जैसे बैक्टीरिया, कवक, एक्टिनोमाइसीटीज, पाए जाने वाले बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज आदि द्वारा जीवांश पदार्थों का जीवांश पदार्थों का विच्छेदन, जीवांश पदार्थों का विच्छेदन, जीवांश पदार्थों का विच्छेदन कर सरल यूनिटों में परिवर्तित कर देते हैं। विच्छेदन कर सरल यूनिटों में परिवर्तित कर देते हैं। क्लियर है यहां तक। यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न सूक्ष्म जैसे बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज आदि द्वारा जीवांश पदार्थों को, है ना, आदि द्वारा जीवांश द्वारा, अच्छा है यहाँ पर जो है गलत हो गया, है ना, आदि द्वारा जीवांश पदार्थ, है ना, जीवांश पदार्थों का विच्छेदन, इसको हटाओ, एक्टिनोमाइसीटीज आदि द्वारा जीवांश पदार्थों का विच्छेदन कर सरल यूनिटों में परिवर्तन कर देते हैं। ये ध्यान रखें, ये इसमें क्या हो रहा है, जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो सरल यूनिटों में जो है परिवर्तन कर देते हैं। जैसे ग्लूकोज, जैसे ऐसे याद रखो, जैसे उदाहरण के तौर पे देखें, जैसे कोई कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट मतलब हमने ले ली कि कोई शर्करा है, क्या है, कोई शर्करा है। इस शर्करा जो है ये कवक द्वारा, किसके द्वारा, कवक द्वारा ब्रेक डाउन होगी, कवक के द्वारा जो शर्करा है ये ब्रेक डाउन होगी और किस में परिवर्तित हो जाएगी, साइट्रिक अम्ल में। याद रखना है किसके द्वारा, कवक के द्वारा साइट्रिक अम्ल में या ऑक्जेलिक अम्ल में जो है परिवर्तन हो जाता है। किसमें हो जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल में, ऑक्जेलिक अम्ल में। जैसे आपने देखा होगा वाइन इंडस्ट्री में ईस्ट क्या करता है, ईस्ट जो है शर्करा को ब्रेक डाउन करता है किसमें, लैक्टिक एसिड में और CO2 में। ये ध्यान रखें। जैसे
और ये लिखें, आप वीडियो पॉज करें और इसे लिखें। जैसे देखो, यानी कि एक ऐसे समझो कि जो कार्बोहाइड्रेट होती है, शर्करा होती है, शर्करा, इस शर्करा को ईस्ट, ईस्ट क्या करता है, इसको जो है लैक्टिक अम्ल में, है ना, लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन कर देता है ना। ये ध्यान रखें कि इसमें लैक्टिक अम्ल में जो है परिवर्तन कर देता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी देखने को मिलता है। इसके अलावा इसको जो है एल्कोहल, एल्कोहल प्लस CO2 में भी कन्वर्ट करता है ईस्ट, तब हम इसे कहते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहल में यानी कि जो है जो जिसमें OH समूह होता है उसमें जो है कन्वर्ट करता है। क्लियर है, एसिटिक एसिड हो, इनमें सब में जो है जिसमें एल्कोहल होता है उसमें कन्वर्ट कर देता है ईस्ट जो है। ये भी एक विच्छेदन है, एक ही प्रकार का विच्छेदन है। और देखो इंपॉर्टेंट उदाहरण जो आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि स्टार्च, स्टार्च का एक एंजाइम होता है डायस्टेज। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डायस्टेज जो एंजाइम होता है वो क्या काम करता है। तो जो डायस्टेज एंजाइम होता है, डायस्टेज एंजाइम, और ये डायस्टेज एंजाइम आता कहाँ से है, ये आता कहाँ से है, जीवाणु से। किससे आता है, जीवाणु से आता है। तो ये डायस्टेज एंजाइम जो है स्टार्च का क्या करता है, माल्टोज में परिवर्तन कर देता है। किसमें परिवर्तन कर देता है, माल्टोज, माल्टोस में परिवर्तन कर देता है। ये आपको ध्यान रखना है, माल्टोस, माल्टोज बोलो माल्टोस बोलो एक ही बात है। अब ये माल्टोज जो होता है माल्टेज एंजाइम के द्वारा, किसके द्वारा, माल्टेज, माल्टेज एंजाइम के द्वारा जो है, जो माल्टोस होता है या माल्टोज होता है वो फर्दर जो है ब्रेक डाउन होता है किसमें, ग्लूकोज में। किसमें टूटता है, ग्लूकोज में। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि माल्टेज क्या काम करता है, माल्टेज माल्टोज को, माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है। डायस्टेज एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का काम कौन करता है, डायस्टेज एंजाइम करता है। क्लियर है भाई यहाँ तक, तो इसको आप लिखें। इसी प्रकार से, इसी प्रकार से जो है और देखो, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन डिफरेंट एंजाइम के द्वारा जो है टूटती है पॉलीपेप्टाइड में। पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड मतलब बहुत सारे अमीनो अम्ल, अमीनो अम्लों की जो है श्रृंखलाएं जो पॉलीपेप्टाइड कहलाती हैं। पॉलीपेप्टाइड आगे और टूटता है, वो टूटता है अमीनो अम्ल में, है ना। अमीनो अम्ल जो हैं आगे और टूट जाते हैं, किसमें टूट जाते हैं, CO2 है, NH3 है, इन सब में जो है ये टूट जाते हैं, एल्कोहल है, इन सब में आगे और फर्दर टूट जाते हैं। मतलब यही तो कह रहा है कि भाई जो जटिल पदार्थ होते हैं उनका विच्छेदन सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा हो रहा है। तो ये याद रखना, विच्छेदन क्या होता है, जीवांश पदार्थ का विच्छेदन वह है जिसमें जो जटिल पदार्थ होते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा सरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये आपने लिख लिया हो तो एक और बता देता हूँ, सेलुलोज जो है, सेलुलेज के द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तन होता है ना। चलिए, एक है सेलुलोज, सेलुलोज, जो सेलुलोज है ये सेलुलेज के द्वारा, सेलुलेज के द्वारा जो है किसमें, ग्लूकोज में परिवर्तन होता है। क्योंकि सेलुलोज क्या है, सेलुलोज जो है, जैसे रुई, रुई क्या होती है, 90% जो रुई होती है ना वो सेलुलोज होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रुई होती है, लकड़ियों में मिलता है, तो सेलुलोज का सेलुलेज के द्वारा जो है ग्लूकोज में परिवर्तन होता है। ये आपको ध्यान रखना है ना। हालांकि इसमें जो है सबसे पहले जो कन्वर्ट होता है वो सेलोबायोस में होता है। सेलोबायोस ये एक मध्यवर्ती बनता है, फिर उसके बाद जो है ये ब्रेक डाउन होता है, ये मध्यवर्ती बनता है। ये परीक्षा में आया था, FSO परीक्षा में क्वेश्चन आया था ये, कि सेलुलोज का ग्लूकोज में जो परिवर्तन होता है तब उसके बीच में जो है एक मध्यवर्ती होता है। या ऐसे भी कि सेलुलोज का प्रथम जो परिवर्तन होता है वो किस में होता है, सेलोबायोज में होता है। फिर बाकी ग्लूकोज आगे जाके जो है टूट जाता है किसमें, H2O प्लस CO2 में टूट जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया विच्छेदन, हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भाई यहाँ तक, तो चलिए इसको लिखें आप। चलो।
लिख लिया। फिर आगे बढ़ेंगे। फिर हम देखते हैं ह्यूमस। अगला है हमारा ह्यूमस क्या होती है। ह्यूमस कुछ नहीं, कार्बोनेट जो पदार्थ होते हैं जो विच्छेदन हुआ है, अभी जो ये विच्छेदन हुआ है और इससे जो मृदा बनती है उसे ही ह्यूमस कहते हैं। जो कोलोडी पदार्थ बनता है उसे ही जो है क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस मतलब मृदा, मृदा का निर्माण। बस ऐसे याद रखो, ह्यूमस मतलब मृदा, मृदा का निर्माण कौन सी, कार्बोनेट मृदा का निर्माण। ह्यूमस मतलब, ऐसे याद रखो, ह्यूमस का मतलब, ऐसे याद रखो, ह्यूमस मतलब कार्बोनेट मृदा का निर्माण। कार्बोनेट कोलोइड मृदा का निर्माण। अब यहां, अब आपसे परिभाषा आ जाए तो मैं लिख देता हूं, मृदा में जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से, मृदा में जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से, मृदा में जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से गहरे भूरे रंग, गहरे भूरे रंग या काले रंग का, या काले रंग का कोलोडी पदार्थ, या काले रंग का कोलोडी पदार्थ बनता है, उसे ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस कहते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक। अब इस ह्यूमस में जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, ह्यूमस में ह्यूमिड पदार्थ होते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ह्यूमिड पदार्थ, ह्यूमिड पदार्थ है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ह्यूमिड पदार्थ जो है कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, 3 प्रकार के। और 3 प्रकार के जो हैं कौन कौन से होते हैं, यदि हम बात करें तो सबसे पहला होता है फल्विक, फल्विक अम्ल। दूसरा होता है, दूसरा होता है ह्यूमिक अम्ल, ह्यूमिक अम्ल। तीसरा होता है ह्यूमिलिन। क्या होता है, ह्यूमिक अम्ल हो गया, ह्यूमी, ह्यूमिन, 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 ह्यूमिन। तीसरा होता है ह्यूमिन। यहाँ तीनों में जो है जो अंतर है वो पूछा जाता है कि इन तीनों में जो है घुलनशीलता के आधार पर जो है अंतर रहता है। तीनों में जो है, जो फल्विक अम्ल, ह्यूमिक अम्ल और ह्यूमिन जो है, अम्ल और क्षार दोनों में यदि घुलनशील है तो वो फल्विक अम्ल होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अम्ल व क्षार दोनों में, दोनों में घुलनशील, अम्ल व क्षार दोनों में जो है घुलनशील होता है फल्विक अम्ल। ह्यूमिक अम्ल की बात करें तो ये क्षार में, क्षार में घुलनशील, क्षार में घुलनशील, अम्ल में अघुलनशील, अम्ल में अघुलनशील। ये याद कर लेना भाई, यहीं से क्वेश्चन आता है कि कौन सा किस में घुलनशील होता है। क्षार में तो घुलनशील है लेकिन अम्ल में क्या है, अघुलनशील है। और ह्यूमिन क्या होता है, ह्यूमिन अम्ल व क्षार दोनों में अघुलनशील, अम्ल व क्षार दोनों में अघुलनशील। तो याद रखना है, दोनों में क्या होता है, अघुलनशील होता है। ह्यूमिन क्या है, अम्ल व क्षार दोनों में क्या होता है, अघुलनशील होता है। क्लियर है भाई यहाँ तक। चलिए इसको लिखें, फिर हम लिखेंगे ह्यूमस के गुण। लिखिए भाई जल्दी से आप इसे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, हेलो, अब भाई लिख लिया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं ह्यूमस के गुण।
तो ह्यूमस जो हमने पढ़ी है इसके गुण देखते हैं। ह्यूमस के गुण, ठीक है। अब ह्यूमस के गुण में सबसे पहले जो गुण आते हैं वो आते हैं भौतिक गुण। सबसे पहला है भौतिक गुण, इसको ए कर लो, ए कर लो, भौतिक गुण, है ना। भौतिक गुणों में कौन कौन से इसके भौतिक गुण जो हैं क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला है यह भूरे रंग का जटिल पदार्थ है। पहला क्या है? यह भूरे रंग का जटिल पदार्थ है। यह भूरे रंग का क्या है लाडलो? जटिल पदार्थ होता है, ये ध्यान रखें। फिर आगे और लिख सकते हैं अक्रिस्टलीय तथा कोलॉइड पदार्थ है। कैसा होता है ह्यूमस? कैसी होती है? अक्रिस्टलीय, क्रिस्टल नहीं बनते, अक्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय तथा कोलॉइडी पदार्थ है। कोलॉइडी पदार्थ है। लिखो जल्दी, साथ के साथ आप लिखें। हमें लिख लिया, अक्रिस्टलीय बा कोलॉइडी पदार्थ है। क्लियर है भाई यहाँ तक? फिर उसके बाद इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ह्यूमस पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ह्यूमस पर ऋणात्मक आवेश होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमस पर क्या है? ऋणात्मक आवेश होता है। ये याद रखना है आपको कि ह्यूमस पर क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। फिर उसके बाद जो है ह्यूमस की जल धारण क्षमता अधिक होती है। जल धारण क्षमता अधिक मतलब जल को धारण करने की क्षमता। जैसे देखो मृदा में आप देखो गोबर की खाद, गोबर की खाद में क्या होता है? ह्यूमस ही होता है। ह्यूमस, या आप देखो कार्बनिक पदार्थ जो हैं जो भी है आप उनको खेत में डालो तो खेत में क्या होता है? जल को धारण करने की, जल को रोकने की क्षमता जो है बढ़ जाएगी। और ह्यूमस में जो है जल को रोकने की, जल धारण क्षमता जो है वो क्या होती है? अधिक होती है। ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा है ह्यूमस कैसी होती है? ह्यूमस, अभी मैंने बताया कि ये अम्ल अम्ल होते हैं, इसका मतलब ह्यूमस कैसी होती है? अम्लीय होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ह्यूमस कैसा होता है? यह अम्लीय होता है। अम्लीय होता है, ऋणात्मक आवेश होता है और अम्लीय भी होता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो है सुदृढ़ता और ससंजन क्या होता है? कम होता है। सुदृढ़ता एवं ससंजन कम। अब इससे सुदृढ़ता एवं ससंजन कम का मतलब ये है कि इसमें जो प्लास्टिसिटी होती है, प्लास्टिसिटी वो कम देखने को मिलती है। मतलब ये है कि ह्यूमस को ज़्यादा हम किसी रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, कम होता है। और ससंजन जो है समान समान अणुओं के मध्य जो है आकर्षण जो होता है वो होता है ससंजन। तो ससंजन और सुदृढ़ता जो है, प्लास्टिसिटी मतलब इसमें प्लास्टिसिटी कम देखने को मिलती है, लचीलापन कम देखने को मिलता है। इसको दूसरे रूप में रूपांतरित करना है तो थोड़ा टफ पड़ता है, कठिन पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भौतिक गुण हो गए। इसी प्रकार से जो है देखते हैं रासायनिक गुण कि रासायनिक गुण जो हैं क्या क्या होते हैं। चलिए अगला बिंदु है रासायनिक गुण। इसके रासायनिक गुण जो हैं क्या क्या होते हैं? रासायनिक गुणों की यदि बात करें तो सबसे पहला कि इसमें जो कार्बन होता है, कार्बन प्रतिशत कितना होता है? 55 से 60% क्या होता है लाडलो? कार्बन की मात्रा देखने को मिलती है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की मात्रा 4 से 5% क्या होती है? हाइड्रोजन की मात्रा होती है। यह ध्यान रखना है। ऑक्सीजन की बात करें तो O2 की मात्रा जो है 35 से 40% होती है। 35 से 40% क्या होती है? O2 की मात्रा होती है। और नाइट्रोजन की मात्रा जो है क्या होती है? 3 से 6% होती है। क्लियर है? 3 से 6% नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जो है 4 से 5, ऑक्सीजन की बात करें तो 35 से 40 और कार्बन 55 से 60% होता है। फिर इसके अलावा इसी में ह्यूमस का CN अनुपात, इस आगे मैं इसको पढ़ाऊंगा CN अनुपात को, है ना। ह्यूमस का CN अनुपात मतलब
अनुपात, CN अनुपात मतलब ह्यूमस में कार्बन की मात्रा ऊपर और उसका भार दे दो किससे, नाइट्रोजन की मात्रा से। तो ये क्या हो जाएगा, जो है कि मृदा में कार्बन प्रतिशत कितना है, कार्बन की मात्रा कितनी है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, इसका जो अनुपात है ये CN अनुपात होता है। और ह्यूमस का कितना होता है, 10:8। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है यहाँ तक। फिर इसकी धनायन विनिमय क्षमता, मैंने बताया कि इसकी धनायन विनिमय क्षमता ज़्यादा होती है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि धनायन विनिमय क्षमता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, ठीक है। धनायन विनिमय क्षमता, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो है कितनी होती है, ये होती है 200। लेकिन क्या, इसकी यूनिट भी आपको पता होनी चाहिए, सेंटीमोल प्रति केजी। क्या है, सेंटीमोल प्रति किग्रा। इसको लिखिए प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से, सेंटीमोल प्रति किग्रा। चलिए लिख लिया आपने। क्या है, कैटायन एक्सचेंज धनायन विनिमय क्षमता कितनी, 200 सेंटीमोल प्रति केजी। ये प्रति केजी ये यूनिट पूछी जाती है। और ये भी याद रखना है, धनायन विनिमय क्षमता जो है किसकी सर्वाधिक होती है, तो वो भी इसी की होती है। ये क्वेश्चन यदि आ जाए आपको कि धनायन विनिमय क्षमता किसकी सर्वाधिक होती है, ह्यूमस की ही धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। ये ध्यान रखना है, कितनी होती है, 200 सेंटीमोल प्रति किग्रा होती है। लिग्निन की मात्रा, और इसमें जो है यदि पूछा तो नहीं जाएगा, फिर भी आप याद रख लो कि लिग्निन की मात्रा जो है कितनी होती है, कि भाई इसमें जो लिग्निन है वो कितना होता है, 35 से 55% क्या होता है लाडलो, इसमें लिग्निन की मात्रा होती है। क्लियर है। तो ये आपके जो है रासायनिक जो है हम कह सकते हैं ह्यूमस के रासायनिक गुण हो चुके हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे CN अनुपात के बारे में देखेंगे, CN अनुपात क्या होता है, किसका कितना होता है, ये सब हम देखेंगे। और अगली क्लास में ही हम देखेंगे कि भाई नाइट्रोजन का साइकिल किस प्रकार का होता है, नाइट्रोजन खनिजीकरण क्या होता है, स्त्रीकरण क्या होता है, अमनीकरण क्या होता है, अमोनीकरण क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, नाइट्रीकरण क्या होता है, विनाइट्रीकरण क्या होता है, ये सब हम देखेंगे, सूक्ष्म जीवों के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद जो है सहजीवी, ये आगे हम फर्दर जो है क्लासेज में करते रहेंगे। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।